इसलिए जल्दी जल्दी आज ही तय किया गया और आज ही वो नेता चुन लिए गए हैं, साइन हो चुका है, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। जी, वो क्या कहती है? चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड है, 2018 हो गया, 2019 हो गया, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड चंद्रबाबू नायडू का भी और नीतीश कुमार का भी है। आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है? ये कितने दिन का गठबंधन है? देखिए, कब तक चलेगा? ये हमेशा विपक्ष के पास एक मौका एक्स्ट्रा होता है। हाँ। सुप्रिया सिन्हा जी की पार्टी के पास, और मेरी जो जानकारी है कि कांग्रेस का कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बनने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, वो नरेंद्र मोदी को रिमूव करने में इंटरेस्टेड है। तो उनके पास एक पद है जो वो ऑफर कर सकते हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा पद है, वो प्राइम मिनिस्टर का पद है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि क्या एक नाम पे सहमति बन जाएगी। कल से ये चर्चा कई बार सुन चुका हूं राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार की तरफ डोरे डाले गए हैं। चर्चा ये हुई कि शरद पवार ने उनको फोन किया है। चर्चा ये भी है कि टीडीपी, जेडीयू और आरएलडी एक ब्लॉक बन के काम कर रहा है। वो 30 सांसदों का जो गुट होगा, कोई फैसला जो होगा वो एक साथ लेंगे। तो यानी कि ये टेंटर हुक्स पे डालना है। अभी ये सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसे मौके आ सकते हैं जब कुछ कड़े फैसले लेने की कोशिश होगी तो रोड ब्लॉक आएगा। और वो रोड ब्लॉक क्या उसको नेगोशिएट कर पाएंगे, वो मैन्यूवरिंग कैपेसिटी होगी क्या और कैपेबिलिटी होगी क्या, ये देखने वाली बात। लेकिन मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम जी ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का। जब पहली दफा एनडीए बना और अटल बिहारी वाजपेयी सक्सेसफुली पहली बार 5 साल की गठबंधन सरकार चला पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी दो अलग शख्सियत हैं क्या? मैं ये अलग बीजेपी है। हाँ। इसको मैं न्यू बीजेपी कहता हूं कई बार। ये अलग बीजेपी इसलिए है क्योंकि पहले बीजेपी काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी। वो अब एक तरीके से कह सकते हैं आपकी पैन इंडिया पार्टी बन चुकी है। वो थोड़ी एकोमोडेटिव पार्टी मानी जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। नरेंद्र मोदी जिस समय से सत्ता में आए और जिस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, तो वो वैसी बीजेपी नहीं रही। अब बीजेपी तो अब ऐसी हो गई है कि, और मैंने सुना है कि संघ के लोगों में उसको लेकर काफी नाराजगी है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हमें आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी का एक बदलता स्वरूप है, वो बड़ी पार्टी होती गई है, सांगठनिक स्तर पे बहुत मजबूत हो गई है, रिसोर्सफुल पार्टी है। तो क्या वो अपने आप को उस तरीके से ढाल पाएगी इस नए गठबंधन के एरा में? ये एक बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला, मुद्दत हो गई, एनडीए का कोई कन्वीनर नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पहली दफा मुझे याद है पिछले साल बंगलुरु में जब इंडिया की बैठक हुई, तब आपने एनडीए की आनन फानन में बैठक बुलाई और 38 दल शामिल कर लिए, जिनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं पता था। प्रेम शुक्ला, अब ये चुनौती हो गई क्या कि कन्वीनर भी बनाना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा, राजीव जी कह रहे हैं कि रोड मैप भी बनाना पड़ेगा, नेशनल एजेंडा भी बनाना पड़ेगा, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस कहा जाता था उस जमाने में जब ये बना था। ये सारी चुनौतियां हो गई क्या प्रेम जी अब आपके सामने? भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी, ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी। तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपको क्या लग रहा है? आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ? तो ये देखिए, समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम शुक्ला, सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है, विशेषज्ञ है आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान लीजिए। तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ। कर्नाटक ने मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, एससी एसटी का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं।
तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ, क्या अडेप्टेशन हुआ? आपके सामने देखिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय। तो आप ये ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत, हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता? तो संविधान सम्मत एनसीबीसी जो है, जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा। सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ, मुंबई सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसलिए उसने आपत्ति, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। क्या कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में था। बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके चलते लोगों के दिलों में कांग्रेस मजबूती से उतरती चली। उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया, उसका असर नतीजों में दिखा। कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव संजीवनी साबित। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली, जिससे जनाधार काफी मजबूत हुआ। फैक्टर नंबर 5, महंगाई बेरोजगारी, संविधान ने बनाया माहौल। यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने और समाजवादी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वादे भी बड़ी वजह है। दोनों नेता हर चुनावी रैली में दावा करते रहे कि यदि मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो संविधान में बदलाव करके आरक्षण को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी के हर वार पर जबरदस्त पलटवार किया और दो लड़कों के स्टाइल यूपी के वोटर्स को भी भाई। पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल में। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये यूथ कनेक्ट